कभी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और कभी 13 जिलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर ये मंशा जाहिर कर रहे हैं कि पूर्वी नहर परियोजना 37,500 करोड़ की परियोजना वसुंधरा जी ने जिस परियोजना को बनाया उस पर केंद्र सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रोड़ा अटका रहे हैं। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। अभी मुख्यमंत्री जी ने इसी 24 तारीख को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं और प्रवक्ता रामलाल जी गए। हमने उनको कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार की आपत्ति, कमलनाथ जी की आपत्ति, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की आपत्ति और आपके उनके साथ संबंध, अगर वो आपत्ति उन्होंने की तो इस बात पर की कि केंद्रीय जल आयोग ने जो नीति बना रखी है, जो मापदंड बना रखे हैं, उनके अनुसार ये नहर परियोजना बनी नहीं, इसलिए राष्ट्रीय दर्जा उसको मिल नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी को मैंने उसमें मेरी सलाह दी थी कि इसमें राजनीति करने से बाज आना चाहिए। हमें 13 जिलों के लोग, और जब मैंने उस परियोजना जो आज लंबित था उसके बारे में चर्चा करके कहा कि आप 13 जिले के लोगों को कह रहे हो कि आपके खेत सरसब्ज होंगे, जबकि योजना में 80,000 हेक्टर जो पहले जमीन है उसको स्टेबल करने की बात की, जहां कम पानी लगता था 13 जिलों में 80,000 हेक्टर, और मात्र 2 जिले धौलपुर और सवाई माधोपुर में 2 लाख हेक्टर नया सीसी खोलने की बात हुई है। 13 जिलों के अंदर 80,000 हेक्टर का मतलब चूरू तहसील से भी कम रकबा। अगर इस प्रकार की बात हम सही नहीं बताएंगे तो लोग बाद में आंदोलन करेंगे। मैंने एक पत्र लिखा है जो मैं चूरू से जारी कर रहा हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और मैंने एक पत्र हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी को लिखा। मैंने कहा कि जो सहमति बनी थी कि राजस्थान की सरकार उच्च तकनीकी दल भेजेगी केंद्र सरकार के पास, और मैंने उनको भी कहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को कि आप इस राजस्थान की टीम को बुलाकर इसे विचार विमर्श करो। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है राजस्थान की सरकार ने 2022-23 के बजट में 18,500 करोड़ का राज्य के 20 लाख किसानों को फसली ऋण देने की बात कही थी। इस फसली ऋण के अंदर ब्याज मुक्त होता है। 7% जो ब्याज है उसमें 4% ब्याज राज्य सरकार केंद्रीय सहकारी बैंकों को देती है। 3% ब्याज नाबार्ड जो भारत सरकार का उपक्रम है वो भारत सरकार की तरफ से देता है। किसान को 0 इंटरेस्ट पर ये लोन मिलता है। इस लोन की अंतिम भुगतान की तिथि 30 जून थी। इस बार दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। नेटबंदी के अंदर जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है, आंकड़े ये कहते हैं। उदयपुर की घटना को लेकर 29 तारीख से लेकर और 3 जुलाई तक नेटबंदी रही। समय पर किसान अपना भुगतान नहीं कर सका। 12 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए, जिसमें चूरू के भी 11,000 किसान हैं। और अब सरकार ने उनकी तिथि तो बढ़ा दी, पर जो अनुदान के रूप में जो ब्याज की राशि सरकार को केंद्रीय बैंकों को चुकानी थी उसको चुकाने से मना कर दिया। अब केंद्रीय बैंक राजस्थान के फसली ऋण वाले किसानों से अब 4% की राशि बड़ी दिनांक से लेगी। मैं समझता हूं कि ये किसान विरोधी चेहरा है। दूसरा, सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हर किसान का 10 लाख तक का दुर्घटना में होने पर उसका बीमा होता था, जो भारतीय जनता पार्टी के समय से प्रारंभ था। सामान्य मृत्यु में उसके जितनी भी उसने ऋण ले रखा है सहकारी बैंक से उसको माफ हो जाता था। 17 रुपए का प्रीमियम था। और अब के सरकार के सहकारी मंत्री ने अपनी चहेती कंपनी श्रीराम फाइनेंस को, जिसके बारे में विधानसभा में डिस्कशन में बात आई थी कि ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, उसको 47 रुपए प्रति 1000 के प्रीमियम से इन्होंने इस बार सरकार ने किसान से 47 रुपए 1,000 रुपए पर बीमित राशि पर ले रहे हैं। यानी 1 लाख रुपए का किसान ऋण लेता था,
पहले उसके बीमे की राशि कटती थी 1700, अब कट रही है 4700। ये एक तरह से किसानों पर डाका है, किसानों की राशि पर डाका है। अभी सरकार ने ये वादा किया था कि वो उपभोक्ताओं के बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे। इसी अगस्त महीने से 24 पैसे फ्यूल चार्ज के नाम पर बढ़ाने का निर्णय सरकार ले चुकी है और अब 2949 करोड़ 2949 करोड़ रुपए किसान 1 करोड़ 20 लाख उपभोक्ताओं से 36 महीने के लिए अडानी टैक्स के रूप में ले रही है। पहले किसानों से 2426 करोड़ रुपए ले चुके हैं, क्योंकि इंडोनेशिया से अडानी जो बिजली उत्पादित करते हैं उन्होंने कोयला मंगवाया। सरकार के पीपीए के अनुसार उसकी राशि दर बढ़ गई। मामला सर्वोच्च न्यायालय में किया, लचर पैरवाई के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को कहा वो पैसा चुकाए। अब ये सारा पैसा उपभोक्ता पर आ रहा है, यानी आगामी बिल में 29 पैसे प्रति यूनिट सारे उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई दरों पर पैसा देना पड़ेगा। और इसके साथ ही राजस्थान में और चूरू जिले के अंदर विगत 19 महीने से जिन किसानों के डिमांड नोटिस की राशि जमा है, जो लाखों में है, बूंद बूंद योजना में, सामान्य कृषि कनेक्शन और एससी के कृषि कनेक्शन, वो आज भी लंबित है। अब सरकार ने टंकी प्रोजेक्ट के नाम पर इन कनेक्शनों को करने के लिए अपनी नीति घोषित की है। 6 बार इस टंकी प्रोजेक्ट के निविदा को अपने चहेती कंपनी को देने के लिए इन्होंने बढ़ाया और दुर्भाग्य ये रहा कि जो काम 1600 करोड़ रुपए में होना चाहिए था वो 3900 करोड़ में हो रहा है। सरेआम इस मामले के अंदर भ्रष्टाचार है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आजकल चूरू के अंदर कांग्रेस के नेता जो दृश्य से गायब है, चूरू की हालात बद से बदतर है। मैंने राज्य के मुख्य सचिव से 2 बार चर्चा की, जिला कलेक्टर से मेरी 1 दर्जन से ज्यादा बार चर्चा हुई और मुख्य सचिव के निर्देश पर मेरे कहने पर कल यहां संभागीय आयुक्त भी आए। बड़े बड़े चूरू में बोर्ड लगे और बोर्ड ये लगे कि 11 करोड़ 37 लाख रुपए गिनानी के लिए स्वीकृत हुए। आपको याद होगा रुडिस्को ने 2017 के अंदर चूरू के अंदर 100 करोड़ 21 लाख रुपए का राशि स्वीकृत की थी। उस राशि में जो राशि अब तक खर्च हुई वो 61 करोड़ हुई। शेष 39 करोड़ रुपए कोटा के अंदर ये राशि चली गई और इसके पीछे कारण ये रहा कि लोहिया कॉलेज और सैनिक बस्ती के अंदर एसटीपी बननी थी, वो नहीं बनी। और ये जो पैसा लगना था 6 करोड़ 52 लाख रुपए गिनानी के पहले मंजूर हुए। उसके अंदर ये नाथ जी के मंड के को सुनिश्चित करने के लिए 4 दीवारी बननी थी, गिनानी का एरिया बनना था। वो काम सरकार जमीन नहीं मिलने के कारण नहीं हुआ। अब नाखून कटा के शहादत में नाम लिखाने के लिए बोर्ड लगा रहे हैं। अमृत योजना, उसी योजना के अंदर जो राशि स्वीकृत हुई है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जिला कलेक्टर ने प्रस्ताव भेजा, मैंने प्रशासनिक सचिव वित्त से बात की, योजना आगे बढ़ी, पर सरकार ने योजना स्वीकृत की है। राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने। उसके अंदर भी 60% पैसा केंद्र सरकार का है। इसी प्रकार आजकल होड़ लगी है, सारे शहर को हटा पड़ा कर रखा है कि इन्होंने सड़कों का निर्माण किया। सड़कों में विधायकों को बजट में घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा था कि विधायक चाहे किसी भी दल का हो वो प्रस्ताव देगा और मेरी अनुशंसा पर जो 10 करोड़ की पहले और 2 करोड़ की बाद में 12 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई है, उन पर अब हमारे पिटे हुए मोरे जो आज अदृश्य है,
मैं दर्शन के लिए बेताब है चूरू के लोग। 2 साल रफीक मंडेलिया जी जब से चुनाव लड़े, उन्होंने दम ठोक कर कहा था कि मैं राजेंद्र राठौड़ से ज्यादा बार चूरू की साथ संभाल करूंगा। अपने व्यापार में संलिप्त है, उनको उनका व्यापार मुबारक हो, पर वो उनके दर्शन अब बड़े बड़े पोस्टरों में हो रहे हैं। ये राशि भी विधायकों की अभिशंसा पर पूरे राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने दी है। मैं धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने हमारी अभिशंसा पर इसको स्वीकृति दी। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से कहूंगा, उन्होंने जो घोषणाएं की थी पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में, उन सड़कों का निर्माण अगर वो और कराएं तो मैं भी उनको माला पहनाने के लिए आऊंगा। शहर की हालत निश्चित तौर पर, आज भी मैंने कल संभागीय आयुक्त को कहा कि पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से शहर में कचरा उठाने वाले ट्रैक्टरों के भुगतान नहीं होने के कारण से ट्रैक्टर नहीं चल रहे। ऑटो टिपर चल रहे हैं मात्र 18, उनकी राशि का भुगतान नहीं। शहर के अंदर कोई भी बड़ा नाला छोटा नाला जिसके साफ सफाई के टेंडर ही नहीं किए, इससे साफ सफाई हुई नहीं। सारा शहर अटा पड़ा है इस पूरी गंदगी से। और अच्छा रहे, आरोप प्रत्यारोप को बंद करके शहर की साथ संभाल के लिए अगर आवश्यकता पड़े कांग्रेस के नेताओं को मेरे सहयोग की, तो मैं भी सहयोग देने के लिए तैयार हूं। सभापति जी को मैं बधाई दूंगा पुत्र रत्न प्राप्त होने पर फिर भी अगर उनको भी जरूरत पड़े तो मैं तो उनके घर तक जाने को तैयार हूं। पर बात आना चाहिए, आज सरकार नवंबर में अपना 4थी वर्षगांठ बनाएगी। एक भी प्रोजेक्ट, एक भी काम इस शहर में ऐसा नहीं है, इस तहसील में ऐसा नहीं, इस जिले में ऐसा नहीं जिस पर सरकार दम ठोक कर कह सकती है, कांग्रेस के लोग दम ठोक कर कह सकते हैं कि हमने इस हमारे कार्यकाल में एक काम करवाया। मोटे तौर पर मुझे इन 3-4 बातों के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना था और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप रखेंगे। और आज संसद लगातार 6 दिन तक ठप रही। दुर्भाग्य रहा कि आज जिस कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश में शासन किया करती थी, आज उनके पास इतने सांसद भी लोकसभा में नहीं है कि वो अपना प्रतिपक्ष का नेता नियमों के अनुसार 10% सदस्य होने पर घोषित कर सके। अधीर रंजन जी चौधरी उनके स्वयं घोषित नेता है। उन्होंने देश की सर्वोच्च जो पद है, संसदीय पद है, जो हमारे राष्ट्रपति के नाम से, हमारे जिनके राज्यज्ञा निकलती है जिनके नाम से, और साफ हमारी संविधान में व्यवस्थाएं हैं कि महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करे। उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको स्वागत करना चाहिए। देश के अंदर पहली बार एक आदिवासी महिला जो ठेठ गरीब के झोंपड़े से जिन्होंने अपनी आंख खोली, लैंप पोस्ट के नीचे जिन्होंने पढ़ाई की, एक एलडीसी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, आज वो शिखर पर है। तो स्वागत करने के बजाय राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी के नाम से संबोधित करके महिलाओं का अपमान किया, आदिवासियों का अपमान किया। मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं भी उनकी भर्त्सना करता हूँ और मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि इन सारी चीज़ों को करें। ये जो चूरू की चौपाटी को लेकर एक सोशल मीडिया पर कैंपेन किए हुए हैं, आपको स्मरण होगा जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था 2017 के अंदर, हमने वहाँ दशहरा दहन किया था, रावण का पुतला दहन किया था, तब वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं आता था क्योंकि उसमें उसकी चारों तरफ की 4 दीवारी बन गई। उसके बाद कबड्डी प्रतियोगिता हुई हमारे कालखंड में, संघ प्रतियोगिता उसी जगह पर हुई। आज इतने वर्षों तक चूरू चौपाटी के रहते हुए बरसात 100 mm यहाँ हुई, उसके बाद भी पानी कुछ घंटों में निकल गया। सारी भ्रष्टाचार का तांडव किया इन्होंने। डीजल के 40-40 लाख रुपए उठाए जब डीजल पंप नहीं लगाया। पुरानी मोटर पंप लगाकर उस पर पेंट करके उसको नई पंप लगाया बताया। कभी पंपों को जाकर साथ संभाल किया नहीं, चलते हैं कि नहीं चलते हैं। लो लाइन के अंदर पानी इकट्ठा रहता है, पहले उसको ड्रेन कराने की कोशिश नहीं की। कोई नाले और नालियां साफ नहीं की। बस एक ही निगाह रही कि कोई भवन निर्माण की कहीं उनके पास कोई पत्रावली आ जाए
तो उस पर चांदी कूटना का काम करें। एक गैंग बना रखी है पूरे शहर के अंदर, कोई भी निर्माण काम अपने मरम्मत का काम भी करता है, उसके बाद भी चौथ वसूली वाले बैठ जाते हैं। मैंने मेरे संसदीय जीवन में इस प्रकार का खुला भ्रष्टाचार नहीं देखा, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मोटे तौर पर मोटी मोटी बातें मैंने कही आपको। मैं ये रुडिस्को की 2 कागज मेरे पास हैं, मैं चाहूंगा कि इसको भी आप देख लें, और कोई सवाल है तो आप अपना सवाल पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद। और